नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। अलवर में भगवान जगन्नाथ और माता जानकी का विवाह वरमाला महोत्सव के हजारों श्रद्धालु साक्षी बने। माता जानकी और जगन्नाथ का परिग्रहण संस्कार वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर पौराणिक विधि विधान के साथ वरमाला कार्यक्रम संपन्न हुआ। भगवान की अद्भुत झांकी की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। जानकी मैया और जय जगदीश के जयकारे मंदिर परिसर में गूंज उठे। गाजे बाजे के साथ जानकी माता की सवारी पहुंची। इस मौके पर भक्तों ने पुष्प वर्षा की। वरमाला महोत्सव आज एक ऐतिहासिक क्षण भगवान जगन्नाथ के विवाह के जानकी मैया के साथ सुबह जो है जानकी मैया की रथ यात्रा शहर मंदिर से यहाँ पर आई थी। पूरे जिले भर के लोग लाखों की संख्या में दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे और पूरे उत्साह से आस्था के साथ भगवान जगन्नाथ और जानकी मैया के दर्शन कर रहे हैं। जानकी मैया की सवारी जानकी जी के नौरे से अभी कुछ समय पूर्व यहाँ पर पहुंची है और जानकी मैया के साथ भगवान जगन्नाथ का विवाह जो है वो वरमाला के रूप में संपन्न हुआ है। उससे पहले मंगलाचरण और अन्य हवन इत्यादि वहाँ पर किया गया। जो राजस्थान व अन्य प्रदेशों से, इसके अलावा विदेश से भी जो भक्त हैं भगवान जगन्नाथ के, वो प्रतिवर्ष श्रद्धा के रूप में वहाँ से भिजवाते हैं। इसमें वरमालाएं जो है भगवान की वृंदावन से, छत्तीसगढ़ से, अलवर से, कंपनी बाग की परंपरागत वरमाला जो भगवान की 15 फुट लंबी होती है वो भी है। इसके अलावा अन्य जो है तुलसी माला, सारी मालाएं जो हैं भगवान को अर्पित की गई और इनका विवाह भगवान का वरमाला के रूप में संपन्न हुआ। अलवर के सैयद खेड़ली गांव में बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों का देर रात गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने विद्युत वितरण निगम अधिशासी कार्यालय गेट पर अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन कर बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाए। ग्रामीणों का बढ़ता विरोध देख कर्मचारियों ने लाइट को चालू कर दिया। खेड़ली निवासी बाबूलाल ने बताया कि बिजली विभाग के अधिकारी इस भयंकर गर्मी होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र की बिजली काट रहे हैं, ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं। रोजाना रात में बिजली काट दी जाती है जिससे बच्चों की पढ़ाई, दैनिक कार्य बाधित हो रहे हैं। बुजुर्ग, बच्चों व महिलाओं को मच्छरों में सोना पड़ रहा है। ग्रामीण परिवेश होने के कारण कीड़े, सांप व जंगली जानवरों का डर अलग रहता है। अगर बिजली विभाग अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो कलेक्टर का घेराव कर प्रदर्शन किया जाएगा। ग्राम पंचायत के सभी ग्रामीण और क्षेत्र के लोग हैं। हमारे पिछले 8-10 दिन से हमारे लाइट की समस्या चल रही है। रात को 6-6 घंटे लाइट कट रही है। इतनी गर्मी और मच्छर के अंदर सभी लोग बहुत परेशान हैं। दिन भर किसान अपने खेत में काम करता है, मजदूर अपनी मजदूरी करता है और रात को पूरी रात सो नहीं पाता है। हमने बार बार निवेदन करने के बावजूद भी लाइट हमको नहीं लगाई। तो हम 33 के यहाँ आए हैं 220 के MIA पे। पूरे इंडस्ट्री एरिया में लाइट आ रही है, रोड लाइट चल रही है, पूरा फैक्ट्री एरिया चल रहा है। किसानों ने ऐसा क्या बिगाड़ा, ग्रामीण क्षेत्र लोगों ने क्या बिगाड़ा है कि उनको सप्लाई नहीं दी जा रही है। इस बात को लेकर हम लोग आए हैं, यहाँ धरना प्रदर्शन दिया है और अधिकारियों से निवेदन किया है। फोन पे हमारी बात हुई है कि हमारी सप्लाई फिलहाल तो चालू कर दी गई है। अगर दोबारा बार बार हमको इस तरह से काटी गई तो हम अधिक संख्या में आकर कलेक्टर साहब का घेराव करेंगे। सिंगल फेस की और हम केवल सिंगल फेस की मांग कर रहे हैं। किसानों की अभी फिलहाल मोटर सारी बंद है। हमें सुबह शाम 1 घंटा पानी पीने के लिए पे सप्लाई दे दी जाए। 24 घंटा सप्लाई के आदेश है। हम बिलिंग 24 घंटे की दे रहे हैं, सर्विस चार्ज 24 घंटे के दे रहे हैं। सिंगल फेस की गर्मी हमारे क्षेत्र में लगी हुई है। तो ऐसा ग्रामीण क्षेत्र में क्या बिगाड़ा है कि हमारी सप्लाई नहीं आ रही। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य की भजनलाल सरकार पर निशाना साधा। जूली ने बयान जारी कर कहा कि राज्य में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में बिजली निगम ने 6 से 8 घंटे तक बिजली कटौती कर आम जनता की परेशानी बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के अधिकारियों को बिजली कटौती नहीं करने के निर्देश हैं। इसके बाद भी प्रदेश में लगातार बिजली कटौती होना दर्शाता है कि सरकार और अफसरों के बीच तालमेल की कमी है। प्रदेश में बिजली की स्थिति पर मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के बयानों में भी विरोधाभास साफ साफ नजर आता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली की उपलब्धता पर कंफ्यूजन बरकरार है। इससे जनता बेहाल, किसान लाचार है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य में बेबस सरकार है और यही प्रदेश के हालात हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा, आज बड़ा दुख का विषय है कि राजस्थान के अंदर बिजली की जो हालात है, किसान को, इंडस्ट्री को, आम जनता को, किसी को बिजली नहीं मिल रही है। रात को 2-2, 3-3 बजे तक अघोषित कट चल रहे हैं। कोई अधिकारी फ़ोन उठाने को राजी नहीं है।
फ़ोन उठा लिया तो जवाब देने को राज़ी नहीं है, उनके पास स्थिति नहीं है। वो कह रहे हैं कि साहब बिजली नहीं है तो हम कहाँ से बिजली दें, न ये बिजली परचेज कर रहे हैं, न बिजली की व्यवस्था कर पा रहे हैं। ये सारी स्थिति इनकी बनी हुई है और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ट्रिपल इंजन की सरकार है, यहाँ भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, दिल्ली में भी है। हालत क्या है? हमारा मुख्यमंत्री कुछ कह रहा है, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कुछ कह रहा है, हमारे जो बयानवीर हैं उसको वो मना कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो इन हालातों के अंदर मैं कहना चाहूँगा सरकार को स्थिति क्लियर करनी चाहिए कि वो जनता को बिजली देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। सरकारी और निजी अस्पतालों में इन दिनों मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। शहर के सैटेलाइट अस्पताल में इन दिनों ओपीडी 600 के पार है। चिकित्सकों की माने तो सबसे ज़्यादा चर्म रोग, उल्टी, दस्त, डायरिया और बुखार से संबंधित मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं। वहीं उमस भरी गर्मी में मरीज अपना नंबर आने के लिए घंटों लंबी लाइनों में लगकर इंतजार करने को मजबूर है। चिकित्सकों का कहना है कि इन दिनों बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें, तेज धूप में सिर पर कपड़ा या छाता लगाकर घर से बाहर निकले। पीएमओ जीएस राठौड़ ने बताया कि अस्पताल में 600 मरीजों की ओपीडी है। मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी का कारण भीषण गर्मी व उमस है। लोग गर्मी में हल्का खाना व हल्के रंग के कपड़े पहने, साथ ही अधिक मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें। लगभग 30 बेड जो है हमें हमेशा भरे रहते हैं यहाँ पर, और बुखार, जुकाम, खांसी, उल्टी, दस्त, पेट दर्द के मरीज ज़्यादातर आते हैं और 600 से 700 का आउटडोर लगभग यहाँ रहता है जी। तो सर अब किस तरह इलाज उनका किया जा रहा है? उनको उपयुक्त इलाज दिया जाता है, दवाइयाँ दी जाती हैं और उनको जो है 3 दिन 5 दिन की दवाइयाँ लिख के वापस बुलाया भी जाता है ना, और उनका फीडबैक लिया जाता है। तो सर क्या इस हॉस्पिटल में और भी बेड बढ़ने की संभावना है? ये अस्पताल 50 बेड का अस्पताल है और अभी 50 बेड जो है सफिशिएंट है, और जब कभी इसकी आवश्यकता होगी तो हम ऊपर इसके लिए लिख के देंगे। सर ये मौसम जो परिवर्तन हुआ है इससे कैसे लोगों को बचा जा सकता है और क्या है? बस जो है खाली पेट घर से नहीं निकले, तरल पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, कटे हुए फल वगैरह जो है नहीं खाएँ, और जो है एहतियात बरतें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। एनएसयूआई व एबीवीपी संगठन के छात्रों ने पेपर रिजल्ट पे गड़बड़ी को लेकर राजऋषि महाविद्यालय का गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने कॉलेज के गेट का ताला लगा दिया और कॉलेज आचार्य सहित छात्र छात्राओं को कॉलेज के अंदर ही नहीं जाने दिया। छात्रों ने बताया कि कॉलेज में बीएससी फर्स्ट व सेकेंड ईयर का रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें 90% बच्चों का रिजल्ट खराब हो गया अथवा किसी न किसी सब्जेक्ट में उनकी बैक लग गई, जिनमें टॉपर बच्चे भी शामिल हैं, जिसे लेकर छात्रों में कॉलेज प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है। छात्र संगठनों ने रिजल्ट वापस जारी करने व रिजल्ट में सुधार करने की मांग की। इधर सूचना पर कॉलेज व पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और छात्रों से समझाइश कर गेट खुलवाया। कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दिन पहले बीएससी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया फर्स्ट सेम का, तो उसमें आप देखिए कि 610 बच्चों में से सिर्फ 34 बच्चे पास हुए। ये कॉलेज अपनी लापरवाही को किस तरह छुपाना चाहता है। कभी इनका रिजल्ट नहीं खुलता, कभी क्या नहीं होता, कभी फीस में देरी होती है, कभी इनका कुछ नहीं होता। ये कहता टोटल में से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, जैसे टोटल 510 होता है तो 513 नंबर आ रहे हैं। और हमारे जितने बच्चे जो जैसे कि 5th सेम तक जो टॉपर हैं उनके 1-1, 2-2 नंबर आ रहे हैं। जैसे कि अपने ये हो गए टर्म टेस्ट में तो उनके 20 में से 20 नंबर आ रहे हैं और सेमेस्टर में सिर्फ 5 नंबर ला पा रहे हैं। ये किसकी गलती है? और जैसा कि आप ये चाह रहे हैं कि हमें पैसे चाहिए तो उसके लिए सीधे बोलें कि फीस में हम एक्स्ट्रा पैसे ले लेंगे। तो इस हिसाब से इनको ये रिजल्ट दोबारा से अभी आना चाहिए और अच्छी तरह से भी आना चाहिए। धन्यवाद। शहर में बदमाश बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम देने में लगे हैं और शहर को महफूज बताने वाली पुलिस अपनी ही गश्त में मस्त है। ताजा वाकया कोतवाली थाना अंतर्गत विकास पथ का है, जहां चोरों ने पहले रैकी की, उसके बाद वारदात को अंजाम देकर 70,000 की नकदी व करीब 5 से 7 लाख रुपए के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित ने बताया, बदमाश रात के अंधेरे में घर के अंदर घुसे और जिस कमरे में परिजन सो रहे थे उस कमरे को बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया और बगल वाले कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर नकदी सहित करीब 5 से 7 लाख रुपए के सोने के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया।
चोरी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र विजयनगर में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया। चोर मकान के मुख्य गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे एक चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना के वक्त मकान मालिक खाटू श्याम जी गए हुए थे। पीछे से चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। मकान मालिक को घर लौटने पर चोरी का मालूम चला, जिसकी पुलिस में शिकायत दी। चोरों ने घर से सोने चांदी के आभूषण सहित 70,000 की नकदी पार की। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगार चोरों की तलाश शुरू की। ये विजयनगर कॉलोनी है, मेरा नंबर 120 नंबर मकान नंबर है और मैं 16 तारीख को दोपहर को खाटू श्याम जी गया था, मैं परिवार के सारा, तो मकान बंद था। मैं कल रात को करीब 3 बजे आया हूँ, तो मैंने मेन गेट खोल के जैसे ही अपने दूसरे गेट पे गया तो देखा कि वो गेट खुला हुआ है, उसके चप्पल से किसी चीज़ से वो तोड़ा हुआ था। फिर मेरे को डर लग गया कि पता नहीं कोई अंदर है, तो मैंने कंट्रोल रूम में फ़ोन कर दिया था। तो वहाँ से 3 अफसर आए थे जिन्होंने मौका मुआयना किया है पूरा, और अंदर तक का जितनी भी अलमारी और सब जो तोड़े हैं उन्होंने पूरा उनको दिखवा दिया था, जिसमें मेरा काफ़ी नुकसान हो गया है। और करीब इसमें 4 तोला के करीब तो सोना गया है मेरा, और 100 ग्राम के करीब चांदी गई है, और करीब 70,000 रुपये करीब नकद गए हैं। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में खेत में कीटनाशक का छिड़काव करते वक्त दवा के प्रभाव में आने से एक युवती की तबीयत बिगड़ गई, जिसे अचेत अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। मृतक काजल फतेहपुर सीकरी की निवासी थी। थाना पुलिस ने युवती का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द किया। दिनांक 13/7/2023 को लड़की काजल निवासी फतेहपुर खेत में खरपतवार की दवा देने के दौरान अचेत अवस्था में हो गई थी, जिसको भर्ती कराया था। आज उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई, जिसके पोस्टमार्टम पंचायत में करा। शहर में इन दिनों पुलिस मेले की सुरक्षा व्यवस्था में व्यस्त है। दूसरी ओर बदमाश मस्त होकर वारदातों को अंजाम देने में लगे हैं। वाकया अरावली विहार थाना क्षेत्र की नानक राम कॉलोनी का है, जहां चोरों ने एक पुलिसकर्मी के मकान को निशाना बनाया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। खास बात यह है कि यह घटना मेला स्थल के समीप घटित हुई, जबकि चोरी के वक्त मकान मालिक घर में ही मौजूद थे। दिल्ली पुलिसकर्मी विजेंद्र ने बताया, चोरों ने बाहर से गेट की कुंडी लगाकर बगल के कमरे में रखी अलमारी से नकदी व सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू की। नानक राम कॉलोनी है, पंचायत के सामने रात में घर में चोरी हो गई थी, हम घर पे थे। बाकी FIR में लिखा 10,000 के आसपास कैश और गोल्ड का सामान चोरी। घर की गेट की कुंडी तोड़ के जाली वाला गेट जाली काट के और अंदर कर और हमको बंद कर दिया। राजगढ़ क्षेत्र में दलित महिला के साथ छेड़खानी करने व जानलेवा हमले करने का मामला सामने आया। पीड़िता के पति ने बताया कि उसकी पत्नी काजल पास ही स्थित दुकान पर सामान लेने गई। किसी दौरान गांव के हरिओम जागा व उसकी पत्नी एवं साले ने जाति सूचक शब्द कहे और गालियां दी। महिला के मना करने पर आरोपियों ने उस पर हमला कर जमीन पर पटक दिया और छेड़छाड़ की। वहीं सरिये से वार कर उसे घायल कर दिया। बीच बचाव करने आए पति के साथ भी मारपीट की। पीड़िता भी अलवर के महिला सामान्य अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। मैं जागान के हूँ, ये बैरवान के से हमने कोर्ट मैरिज करी थी। हमसे छुआछूत करते, हमसे अनसेंट बोलते। मेरी घरवाली नीचे गई थी, पहले हमारे भाई को मारा था, उससे इसके बारे में गंदा संदेह बोल रहे थे कि इसको गाड़ी गुप्ता काटा था। बोली जागा हरिओम जागा ने और इसके दिया ली करी, मारपीट करी है, लोहे की सरिये की इसकी टांट में मारी है। ऑटो की टक्कर के बाद बाइक सवार 2 युवकों को सामने से आ रही पिकअप ने कुचल दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज जारी है। टक्कर मारने के बाद पिकअप ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसा विजय मंदिर थाना क्षेत्र के चांदोली गांव के पास का है। हादसे में राजगढ़ के नवलपुरा मोरेड कला गांव के रहने वाले जितेंद्र कुमार की मौत हो गई। थाने के सहायक उप निरीक्षक विजय सिंह ने बताया, जितेंद्र व उसकी बुआ का लड़का दिनेश बाइक से मुंडावर पहल से नवलपुरा आ रहे थे। चांदोली के पास बाइक को पीछे से ऑटो ने टक्कर मार दी, जिसके बाद आगे से आ रही पिकअप ने दोनों को कुचल दिया, जिससे जितेंद्र के सिर में गहरी चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। वहीं दिनेश का इलाज जारी है। जितेंद्र सिंह पुत्र अमर सिंह जाति राजपूत,
उम्र 35 वर्ष, निवासी नवलपुरा, मोरोडी कला, थाना रामगढ़ है। वो अपने निजी काम से जा रहा था। विजय मंदिर रोड पे चांदोली स्टैंड के आसपास उसका एक्सीडेंट हुआ था, जो रात से जेर इलाज था। इसकी मृत्यु होगी, जिसका आज पोस्टमार्टम करा के लाश वारिसान को सुपुर्द कर दिया। अलवर के अकबरपुर थाना क्षेत्र पलखड़ी गांव में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे वह अचेत हो गया। अचेत अवस्था में युवक को जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। थाने के हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश ने बताया कि ईसु और उसके पिता में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। उसके बाद युवक ईसु ने गुस्से में आकर जहरीला पदार्थ खा लिया। अचेत अवस्था में जिसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। अकबरपुर थाना पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। मृतक का नाम है ईसुब सनोफ मगरू खां, जाति में, उम्र करीब 19 वर्ष, पलकड़ी गांव का रहने वाला है, थाना अकबरपुर, जिला अलवर। इसने दिनांक 16/7/2024 को कोई जहरीला पदार्थ पी लिया, जिसको इलाज हेतु भर्ती करवाया, जिसके दौरान इलाज आज मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। नमस्कार, अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। राजगढ़ पंचायत समिति के सकट गांव में बैंक ऑफ बड़ौदा के 170वीं स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शाखा प्रबंधक पवनजीत यादव के नेतृत्व में कस्बे की काली पहाड़ी की तलहटी में स्थित भैंसासुर महाराज मंदिर परिसर में एक बरगद का पौधा लगाकर पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर बैंक प्रबंधक ने बताया कि बैंक स्थापना दिवस पर 20 जुलाई तक धार्मिक स्थलों व विद्यालयों में 3 दिवसीय पौधारोपण कार्यक्रम होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाली से ही खुशहाली संभव है। पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। प्रत्येक मनुष्य को कम से कम 1 वर्ष में 5 पौधे अवश्य लगाने चाहिए। इस अवसर पर अन्य बैंक कर्मी भी मौजूद रहे। रैनी क्षेत्र के कीलपुरखेड़ा बांध में डूबने से एक युवक की मौत हो गई, जिसकी सूचना सिविल डिफेंस व रैनी पुलिस को दी। सिविल डिफेंस की टीम ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को बांध से बाहर निकाला। पुलिस ने मृतक मदन मोहन के शव को कब्जे में लेकर रैनी चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। मृतक के परिजन ने बताया कि मदन मोहन बांध से सिंघाड़े की बेल लगा रहा था। इसी दौरान गहरे पानी में डूबने से मदन मोहन की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सुपुर्द किया। ये 5:30 बजे के आसपास का टाइम था। मेरे ताऊ जी का लड़का था मदन मोहन, वो आया था सिंघाड़े की बेल लगवाने के लिए। क्या हम 50, 60, 70 साल से बाप दादा उस समय से उससे सिंघाड़े करते आ रहे हैं। अभी उस समय कोई था नहीं। वो आया था तो वो सब इतना समझदार नहीं था, तैरना नहीं जानता था। तो सिंघाड़े की बेल लेके लगाने गए तो गहरे पानी में चला गया। और गहरे पानी में जाने के बाद वो वहीं फंस गया और कुछ निकालने वाला कोई था नहीं। बाद में डूब गया और जब मदद करी गांव वाले, जब भगे, जब तक वो खत्म हो। नीमराणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन HR फोरम ऑफ नीमराणा NCR द्वारा कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद राजस्थान स्टेट चैप्टर के संयुक्त तत्वाधान में लाइफ एंड फायर सेफ्टी एंड बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम डाइकिन एयर कंडीशनर के सभागार जापानी जोन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंकज बड़गुजर, उप जिला मजिस्ट्रेट नीमराणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शालिनी राय, उप अधीक्षक नीमराणा सचिन शर्मा, मुख्य प्रशिक्षक हरिशंकर, उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर निरीक्षक विभाग एवं सचिव राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद दिनेश शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। तो सेफ्टी कंसर्न जो है और यहाँ पे जितना क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम होगा हमारा डेवलप, उतना ही इफेक्टिव हम किसी भी सिचुएशन को टैकल कर पाएंगे। बिहेवियरल जो एस्पेक्ट है हमारा, तो एक बट नेचुरल सी चीज़ है कि हमारा जो पैनिक बटन है वो बहुत जल्दी ऑन हो जाता है। किसी भी एडवर्स सिचुएशन में, किसी भी पैनिक सिचुएशन में हम शांत होके और पीसफुल माइंड से उस सिचुएशन को डील नहीं कर सकते हैं।
मुंडावर विधानसभा के गिलोट इंडस्ट्री क्षेत्र में बिजली की समस्या से परेशान औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी अपनी कंपनियों का प्रोडक्शन बंद रख बीते 2 दिनों से शाहजहांपुर रीको कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। संगठन महासचिव राजा सोनी ने बताया कि गिलोट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने पूर्व में 25 जून को शाहजहांपुर रीको कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। उस समय विद्युत विभाग के अधिकारियों ने 7 दिन में समस्या का हल करने का आश्वासन दिया था। JVVNL के अधीक्षण अभियंता एवं रीको अभियंता ने मौके पर उपस्थित उद्यमियों को समझाइश भी की, लेकिन गिलोट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अधिकारियों ने वार्ता से मना कर दिया। इस कड़ी में गुरुवार को रीको MD शिव प्रकाश नकाते से मुलाकात की। MD ने गहलोत मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों की समस्या सुनी, साथ ही मांगों को स्वीकार किया। इसके साथ ही 2 दिन से जारी धरना समाप्त हुआ। गिलोत एसोसिएशन जी, गिलोत एसोसिएशन के वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट मिले थे, बिजली से संबंधित मुख्य रूप से समस्याएं थी। तो डिस्कॉम के अधिकारी जो चीफ इंजीनियर साहब भी आए थे, वहाँ से लोकल एसी साहब भी आए थे। तो जो इनके इश्यूज़ हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हर तरीके से प्रयास डिस्कॉम कर रहा है। तो जैसे कि 220 kV के GSS के लिए ज़मीन देनी थी, तो 1 रुपये पे रिको में ज़मीन रिको द्वारा दी गई है 1 रुपये में। तो उसका जल्दी टेंडर लगने के लिए RVPNL से बात हो चुकी है। साथ ही जो 33 kV के GSS का काम जल्दी शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण हो, उसके लिए निर्देश दिया। अगले 15 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। और अब बात करते हैं प्रदेश की खबरों की ओर। जयपुर में छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की मांग को लेकर जारी छात्रों का आंदोलन उग्र रूप ले चुका है। आज सुबह राजस्थान यूनिवर्सिटी परिसर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यहां पुलिस ने दौड़ा कर छात्रों की धुनाई की। इस दौरान पुलिस की लाठी से कई छात्र घायल हो गए, तो कुछ छात्र नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि कुछ छात्रों ने पुलिस पर पत्थर भी बरसाए, जिन्हें पुलिस ने डंडे मारकर खदेड़ दिया। कई छात्र पुलिस की गाड़ी के आगे लेट गए। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर जयपुर के अलावा अलवर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। विधानसभा में गुरुवार को कार्यवाही की शुरुआत में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने DNA टेस्ट वाले बयान पर सफाई दी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि मैं भी आदिवासी हूं। भगवान राम और महाराणा प्रताप की सहायता करने वाले आदिवासी ही थे। आदिवासी हिंदू की श्रेष्ठ जाति है। मेरे शब्दों में कोई ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। DNA टेस्ट वाले बयान पर दिलावर को प्रतिपक्ष पिछले दिनों से ही नहीं बोलने दे रहा था। दिलावर द्वारा आदिवासियों के DNA टेस्ट संबंधी बयान पर खेद व्यक्त करने पर विपक्ष शांत हुआ। खेद व्यक्त करने के बाद पहली बार प्रतिपक्ष दिलावर के विभाग से संबंधित जवाब सुनने को तैयार हुआ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अवकाश पर हैं। उन्होंने विधानसभा से अवकाश स्वीकृत कराया है। देवनानी ने यह जानकारी विधानसभा में कृषि से जुड़े मामलों में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा सरकार से कृषि मंत्री मीणा का इस्तीफा स्वीकार करने संबंधी सवाल के जवाब में दी। गौरतलब है कि कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में दौसा से भाजपा प्रत्याशी की हार को लेकर मुख्यमंत्री को इस्तीफा भेजा था। मीणा तभी से विधानसभा में भी नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की ओर से भी उनका इस्तीफा अभी मंजूर नहीं किया गया है। अब रुक करते हैं देश की खबरों की ओर। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खोल दिया गया है। तहखाना खोलने से पहले सुबह 8 बजे ही भक्तों के दर्शन करने पर रोक लगा दी गई। आंतरिक कक्ष में बेशकीमती चीजों को अस्थायी स्ट्रांग रूम से ट्रांसफर करने के कारण भक्तों के दर्शन पर रोक लगाई गई है। जगन्नाथ मंदिर के संरक्षण की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास है। ASI को मंदिर के आंतरिक कक्ष के अंदर संरक्षण का काम करना है, जिसके लिए कीमती सामानों को स्थानांतरित करना जरूरी है। यह तहखाना 46 साल बाद मरम्मत के लिए खोला गया है। सूत्रों के अनुसार तहखाने में हीरे, जवाहरात और सोने से भरे 12 बक्से और एक अलमारी है। अभी तक इन सामानों की इन्वेंट्री नहीं हुई है। इसे भंडार की मरम्मत के बाद किया जाएगा।
प्रधानमंत्री के आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रमुख रूप से बजट सत्र सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। वहीं अग्निवीर, जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकी घटनाओं एवं उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। इसी बीच 22 जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई से संसद में बजट पेश करेंगी। और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला दक्षिण क्षेत्र चैंपियनशिप का दूसरा सत्र केरल के कोल्लम में कल शुक्रवार से खेला जाएगा। चैंपियनशिप में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुडुचेरी और केरल की टीमें भाग लेंगी। इसमें सभी टीमें एक दूसरे से एक बार राउंड रॉबिन आधार पर खेलेंगी। शेष 2 टीमें फाइनल में पहुंचेंगी। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने कहा कि यह चैंपियनशिप सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए है। इसमें युवा खिलाड़ियों को अपना कौशल दिखाकर अनुभव हासिल करने का मौका मिलेगा। पुरुष वर्ग में पहले दिन आंध्र प्रदेश का सामना पुडुचेरी से, कर्नाटक का तेलंगाना से, तमिलनाडु का सामना केरल से होगा। वहीं महिला वर्ग में तेलंगाना का सामना आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु का पुडुचेरी से और केरल का कर्नाटक से होगा। और अब चलते हैं अर्थ जगत की ओर। भारतीय सर्राफा बाजार में सोने के भाव में तेजी दिखी, जबकि चांदी की कीमत में कमी आई है। 24 कैरेट सोने की कीमत 74,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई। वहीं चांदी का भाव 91,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाला 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का कीमत 74,065 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी के भाव 91,614 रुपए किलो है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मंगलवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 73,339 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो गुरुवार को सुबह महंगा होकर 74,065 रुपए पहुंच गया। इसी तरह शुद्धता के आधार पे 18, 20, 22, 24 कैरेट गोल्ड के रेट में उछाल देखने को मिला है। खबरों के अंत में बात करते हैं विदेश की खबरों पर। रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत एक महान शक्ति है। वह अपने राष्ट्रीय हितों पर निर्धारण खुद करता है और साझेदार भी खुद चुनता है। उन्होंने मॉस्को के साथ ऊर्जा सहयोग के कारण भारत पर डाले जा रहे दबाव को अनुचित बताया। लावरोव ने मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हाल ही में हुई शिखर बैठक पर यूक्रेन की टिप्पणी को अपमानजनक करार दिया। लावरोव ने कहा, भारत पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव डाला जा रहा है। लावरोव प्रधानमंत्री मोदी की हालिया मॉस्को यात्रा और रूस के साथ ऊर्जा सहयोग को लेकर भारत पर डाले जा रहे दबाव से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे। जुलाई माह में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता रूस के पास है। लावरोव परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए न्यूयॉर्क में हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।